नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, आज हम लोग बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, तो भारत की जो मिट्टियां हैं उससे पहले अगर आपसे प्रश्न किया जाता है मिट्टी किसे कहा जाता है, तो भारत की मिट्टियां। ठीक है, तो प्रश्न आता है मिट्टी किसे कहा जाता है और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा धरातल पर। किस पर? धरातल या भूपृष्ठ पर जो परत आपको पाई जाती है और जिस परत का निर्माण जीवाश्म पदार्थों से, मतलब कार्बनिक पदार्थों से और अकार्बनिक पदार्थों के योग से हुआ है, उसे क्या कहा गया है? मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टी किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली वह परत जिसका निर्माण कार्बनिक व अकार्बनिक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के योग से हुआ है, मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक, तो यहाँ कार्बनिक पदार्थों से मतलब क्या है? देखो, दो चीजें हैं। एक तो है कार्बनिक पदार्थ, जिन्हें आप किसके रूप में भी जानते हो, तो जिसे आप बोलते हो जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। और एक है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो एक तो मिलती है हमें क्या, किस किस के योग से हुआ ये? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक बोले तो जीवाश्म। ठीक है, और एक है अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अब यहां पर अकार्बनिक पदार्थ से मतलब क्या है, तो आपका आंसर होगा मुख्य रूप से चट्टानें। तो देखो, मिट्टी निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो मिट्टी निर्माण का जो प्रारंभ होता है वो चट्टान के टूटने से होता है। जब चट्टान का जब अपक्षय और विखंडन होता है, तो चट्टान के टूटने से इसके कण बनते हैं, और उन्हीं कणों को आप बोलोगे मृदा के मूल कण। जैसे चट्टान टूटी तो टूटने से बड़े बड़ी शिलाएं बनी, उनके टूटने से पत्थर बने, पत्थरों के टूटने से छोटे छोटे कण, जिसे आप ग्रेवल के रूप में जानते हो, गिट्टी के रूप में जानते हो, उनके टूटने से फिर रेत बनती है, बारीक रेत बनती है, बालू बनती है, उनके विखंडन से और भी बारीक कण। कुल मिला के चट्टान से जैसे 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 अपक्षय और विखंडन होता जाएगा, वैसे वैसे चट्टानों के मूल कण बनते हैं। और आप ये अच्छे से जानते हो, चट्टान की अपनी एक रासायनिक संरचना होती है, जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होंगे? खनिज होंगे, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम के अयस्क, लोह के अयस्क, और भी जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस प्रकार की चीजें चट्टान के अंदर उपस्थित होती है। और इसके टूटने से जो कण बनेंगे, उन्हें बोलोगे आप मृदा के मूल कण। तो चट्टान के अपक्षय व विखंडन के कारण कारण मृदा कणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो मृदा के कण हैं, ये चार प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से?
मृदा कण या मृदा के मूल कण जिसे आप बोलोगे, तो एक तो होता है जिसे आप बोल सकते हो ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल एक होता है, ग्रेवल जिसे आप बजरी के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक होती है सिलिका, जिसे आप बालू के रूप में भी जानते हो, ठीक है। इसके बाद में एक आप ले सकते हो क्ले, मृत्तिका, और एक है गाद जिसे आप बोलते हो सिल्ट, और एक है क्ले, मृत्तिका। ये सबसे बारीक कण है जिसे क्या कहा जाता है, क्ले, मृत्तिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं मृदा के मूल कण, और यही कण मिलकर मृदा निर्माण करते हैं। अब इसमें अगर कार्बनिक पदार्थ आकर मिल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ डायरेक्ट नहीं मिलते, जब ये सड़ते हैं और गलते हैं, तो सड़ने और गलने के पश्चात निर्माण होता है मृदा। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने और गलने से जो निर्माण होता है, जिस नए तत्व का निर्माण होता है, उसे आप ह्यूमस बोलोगे, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों के अर्थात जीवाश्मों के सड़ने व गलने के पश्चात जिस नए तत्व का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इस ह्यूमस का विलय मृदा कणों में कर दिया जाए या हो जाता है, तो वो क्या बनती है, मिट्टी बनती है। अर्थात मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा जितनी अधिक होगी, मिट्टी उतनी ही क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगर मिट्टी में ग्रेवल या बजरी की मात्रा अधिक होगी, तो ऐसी मिट्टियों को कहा जाता है कंकड़ या पथरीली मिट्टियां। अगर मिट्टी के अंदर रेत, सिलिका, बालू की मात्रा अधिक होती है, तो इसे कहा जाता है बलुई मृदा। क्या कहा जाता है, बलुई मृदा या रेतीली मृदा। यह सामान्यतः शुष्क मिट्टियां होती है। कैसी होती हैं, इसके बाद में अगर मिट्टी में 50% बालू की मात्रा है, 25% गाद और 25% मृत्तिका की मात्रा है, तो ऐसी मिट्टियां कहलाती है जलोढ़ मिट्टियां। यह उपजाऊ होती है, ठीक है। अगर मृत्तिका और गाद की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में मिट्टियां बहुत चिकनी होती है, जो जल धारण करने के पश्चात चिपचिपी और सूखने के पश्चात इनमें दरारें पड़ जाती हैं। एक बात और याद रखेंगे, ये मृदा के जो कण हैं, यही मिट्टी के अंदर डिफाइन करेंगे कि जल कितनी देर तक रुकेगा। याद रखिएगा, मिट्टी के अंदर मृदा के मूल कण जितने मोटे होंगे, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता उतनी ही कम होती है, जबकि मृदा के कण जितने बारीक होंगे, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत होती है कि ये जल धारण करने के बाद जबरदस्त चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने के पश्चात ये जबरदस्त कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। तो आपको आवश्यक है, पौधों के विकास के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो सूखने के बाद भी बुरबुरी रहे और लंबे समय तक पानी को भी रोक कर रखे। तो इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी के अंदर कुछ मात्रा में मोटे कण हो और कुछ मात्रा में बारीक कण हो। मोटे कण अर्थात ये जो बालू के कण होंगे, ये मिट्टी को बुरबुरी रखेंगे, और जो बारीक कण होंगे, ये मिट्टी के अंदर जल को रोक कर रखेंगे, जल को लंबे समय तक रखेंगे, और ऐसी मिट्टियां फिर अत्यधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। साथियों, हम भारत की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं। तो भारत में अगर बात करें, तो भारत में मुख्य रूप से भारत में
मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अच्छा, ये जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, इनके विषय में बात करें तो एक तो मिलती है आपको पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा। एक मिलती है शुष्क, जिसे आप रेतीली या बलुई मृदा के नाम से भी जानते हो। ठीक है। एक मिलने वाली है आपको काली मिट्टी। कौन सी? काली मृदा। वहीं इसके बाद अगर बात करें तो लेटेराइट, ठीक है, लाल, पीली, जलोढ़ मृदा। एक होती है लवणीय व क्षारीय मृदा, और एक मिलती है आपको पीटमयी मृदा। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में मुख्य रूप से जो मिट्टियां मिलती है वो कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। चलिए बात करते हैं ये मिट्टियां हमें भारत में कहाँ कहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है। चलिए, तो देखो, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में, कहाँ पर? भारत के उत्तर पूर्वी भागों में, जहां आपको ये पूरा का पूरा एरिया दिखाई देता है, इस वाले क्षेत्र में हमें जो मिट्टी मिलने वाली है वो मिलती है पर्वतीय मिट्टियां। तो भारत में जो पर्वतीय मिट्टियां हैं, इन पर्वतीय मिट्टियों का जो विस्तार आप लोगों को मिलता है वो कौन कौन से राज्यों में मिलने वाला है या कहाँ पर मिलने वाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भागों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर। कहाँ पर मिलती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर। साथ में ही इन मिट्टियों का विस्तार भारत में आपको और कहाँ पर भी मिलने वाला है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी भारत की पहाड़ियों में। तो ये जो मिट्टियां हैं, इन्हीं मिट्टियों को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा पर्वतीय मृदा। इस पर्वतीय मृदा के अंदर बात करें तो इसके अंदर सामान्यतः, क्योंकि आपको पता है ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन आता है, और उसी जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का क्या होता है? विकास होता है। इस प्रकार की मिट्टी के अंदर अगर बात करें तो इस मिट्टी में ध्यान रखना, इस मिट्टी में अगर बात करें तो इस मिट्टी के अंदर सामान्यतः पर्वतों के उच्च शिखरों पर, पर्वतीय भागों पर अगर बात करते हैं तो पर्वतीय भागों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस सीमित मात्रा में पाया जाता है, जबकि पोटास उचित मात्रा में होता है। पोटास उचित मात्रा में आपको मिलता है। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, पर्वतों के निम्न भागों में या जहां पर पर्वतों की ऊंचाई कम है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि पर्वतों के वनस्पति क्षेत्रों में, कहां पर? पर्वतों पर वनस्पतीय क्षेत्रों में, अर्थात तो उस ऊंचाई तक जहां पर वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वनस्पति एक निश्चित ऊंचाई पर तक ही पाई जाती है, उसके पश्चात वनस्पति का अभाव आ जाता है।
तो जहां तक वनस्पति पाई जाती है उस ऊंचाई पर ऐसी मिट्टियों में ह्यूमस उचित मात्रा में पाया जाता है या ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अत्यधिक ऊंचे पर्वत शिखरों पर ह्यूमस की जगह ह्यूमिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? ह्यूमिक अम्ल की मात्रा। तो याद रखेंगे, ऐसी मिट्टियों में वनस्पति वनस्पति युक्त पर्वतीय क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है या ह्यूमस उचित मात्रा में ह्यूमस उचित मात्रा में होता है। लेकिन अधिक ऊंचाई पर जहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है उस स्थान पर ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। ह्यूमिक अम्ल मिलता है किसमें? मिट्टी के अंदर। एक बात यह है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि पर्वतों के उच्च शिखरों पर मृदा जो परत है उसकी मोटाई कम होती है, क्योंकि अपर्दन पर्वतीय क्षेत्रों पर जबरदस्त अपर्दन होता है और अपर्दन के कारण पर्वतों के उच्च शिखरों पर मृदा परत की मोटाई कम पाई जाती है, जबकि घाटी के अंदर मृणमय बारीक कणों वाली अधिक मोटी परत मिट्टी का जमाव पाया जाता है। ठीक है, इस बात का आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में ध्यान रखना, भारत के इस पश्चिमी वाले क्षेत्र में, जहां पर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का उत्तरी भाग, पंजाब और हरियाणा के कुछ कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इस क्षेत्र में साथियों जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी के अंदर लगभग 90 से 95% बालू के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं? बालू के कण पाए जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? बलुई मृदा। बलुई मृदा या इसी बलुई मृदा को ध्यान रखना, बलुई मृदा, इसी बलुई मृदा को रेतीली या शुष्क मृदा भी कहा जाता है। रेतीली या फिर इसे ही आप क्या बोलोगे? शुष्क मृदा के नाम से भी जानोगे। रेतीली या फिर इसे ही क्या बोलोगे? शुष्क मृदा। ठीक है, इस मिट्टी के विषय में बात करते हैं तो इस मिट्टी के अंदर लगभग 90 से 95%, 90 से 95%, 95% बालू के कण पाए जाते हैं। ठीक है, और मृदा कणों का आकार मोटा होने के कारण जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, मृदा मृदा कण कैसे होते हैं? मोटे, सो जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जल धारण क्षमता न्यूनतम पाई जाती है। ठीक है, और न्यूनतम होने के कारण इन मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता भी कैसी होती है? कम होती है। इस मिट्टी के अंदर अगर बात करते हैं तो इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और पोटास कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस फास्फोरस व चूना उचित मात्रा में मिलता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। साथ में ही इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। किसकी मात्रा? ह्यूमस की भी क्या होती है? कमी होती है। ह्यूमस की भी क्या पाई जाती है?
कमी पाई जाती है। इस प्रकार के मिट्टियों का विकास उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, साथ में ही पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में हुआ है। इसी मिट्टियों में बात करें तो साथियों, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक वाला ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जिसमें हाड़ौती का कुछ भाग भी सम्मिलित किया जाता है, इसका एरिया भी आ जाता है, हाड़ौती का कुछ भाग भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, यह मिट्टी है काली मृदा। कौन सी मिट्टी है यहाँ पर? तो साथियों, यहाँ मिलती है काली मृदा। ठीक है। इस मिट्टी के अंदर अगर बात करें तो इस मिट्टी के अंदर मृदा कणों का आकार बारीक होता है और मृणमय होने के कारण इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है। मृदा कण, मृदा मृदा कण कैसे होते हैं? इसके बारीक होते हैं, सो जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता कैसी होती है? इसकी अधिक होती है। ठीक है। जल धारण करने के पश्चात यह मिट्टी जबरदस्त चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो जल धारण करने के पश्चात चिपचिपी चिपचिपी और सूखने के पश्चात, सूखने के पश्चात इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है। साथियों, इस मिट्टी के अंदर ध्यान रखना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस, ह्यूमस की कमी और पोटास उचित मात्रा में मिलता है। पोटास की उचित मात्रा होती है। ठीक है। वहीं इस काले मिट्टी को रेंगड़ मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रेंगर या रेंगड़ मृदा भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इस मिट्टी के अंदर अगर बात करते हैं तो यह मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर लोह अंश सर्वाधिक होता है और लोह अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। किसके कारण? लोह अंश का भी अपना एक अयस्क है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। कौन सा? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट लोहा अयस्क के कारण रंग कैसा होता है? इसका काला होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। और ये मिट्टी जो है, ये आप देख पा रहे हैं भारत के कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में हाड़ौती में पाई जाती है। साथियों, इस काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ध्यान रखना है, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और विखंडन से होता है और लावा जनित मिट्टी होने के कारण यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है।
किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है ये? कपास की कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए क्या होती है? उपयुक्त। ठीक है, इसीलिए इसे काली कपास्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली कपास्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ऐसी मिट्टियों में साथियों आपको एक और मिट्टी मिलने वाली है, जो एक तो यहाँ मिलती है मालाबार तट पर। कहाँ पर मिलती है? मालाबार तट, साथ में झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में, और मेघालय में गारो, काशी और जैंतिया की पहाड़ियों में जो मिट्टी मिलती है, इसी मिट्टी को कहा जाता है लेटेराइट। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक कठोर होती है, इसलिए इसे लेटेराइट नाम दिया गया है, क्योंकि लेटेराइट शब्द लेटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया है। किससे लिया है? लेटर शब्द से लिया है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है लेटर शब्द का? अत्यधिक कठोर। यानी यह मिट्टी अत्यधिक क्या होती है? कठोर होती है, इसलिए इसे लेटेराइट नाम दिया है। इसकी कठोरता के कारण इस मिट्टी का जो उपयोग है वह ईंट उद्योग व भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर अगर बात करते हैं तो इस मिट्टी के अंदर ध्यान रखना, इस मिट्टी के अंदर आपको फास्फोरस नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी मिलती है। ठीक है, इन चीज़ों की यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है? कमी मिलने वाली है। लेकिन इस मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम और लोहा ऑक्साइड, लोहा व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होती है, जो कठोर तत्व हैं। और ये कठोर तत्व ही इस मिट्टी को अत्यधिक क्या बंद कर देते हैं? कठोर बना देते हैं। क्योंकि ये जो लेटेराइट मिट्टी है, इस लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो निक्षालन या विक्षालन के कारण होता है। किसके कारण होता है? विक्षालन के कारण होता है। अब ये विक्षालन क्या होता है? तो विक्षालन की प्रक्रिया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसमें होता क्या है? अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो घुलनशील पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो जल के साथ घुलकर इस मिट्टी की निचली सतह पर चले जाते हैं। यानी ऊपरी जो मिट्टियां हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह में पाए जाने वाले जो घुलनशील पोषक तत्व हैं, वो अत्यधिक वर्षा के कारण या अत्यधिक वर्षा जल के कारण जल के साथ घुलकर मिट्टी की निचली परतों पर जाकर जमा हो जाते हैं, और ऊपरी परत पर कठोर अघुलनशील कठोर तत्व जैसे एल्यूमिनियम और लोहा ऑक्साइड के अयस्क बस जाते हैं। यह अयस्क अत्यधिक कठोर होने के कारण इस मिट्टी को भी क्या कर देते हैं? कठोर बना देते हैं। इसी वजह से इसे लेटेराइट नाम दिया गया है। साथियों, यह मिट्टी बागानी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी फसलों के लिए? तो बागानी फसलों के लिए, बागानी फसलों के लिए क्या होती है? ये उपयुक्त होती है। और बागानी फसलों में भी मुख्यतः चाय और कॉफ़ी किस किस के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये चाय और
कॉफ़ी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ऐसी मिट्टियों में अगर बात करते हैं तो ऐसी मिट्टियों में साथियों आपके पास ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई देता है, इस क्षेत्र में हमें जो मिट्टी मिलने वाली है इसी मिट्टी को बोला जाता है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी यहाँ पर मिलती है? लाल पीली मृदा। इस लाल पीली मिट्टी के अंदर लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ये जो मिट्टी है, यह मिट्टी अत्यधिक जल धारण करने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल पीला हो जाता है। इस लाल पीली मिट्टी के अंदर भी ध्यान रखना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास उचित मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी, यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है और मोटे अनाजों में भी मुख्य रूप से यह मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद साथियों हमारे पास ये जो पूरा का पूरा मैदानी भाग बचा हुआ है, जिसे आप उत्तर का विशाल मैदान बोलते हो। ठीक है, तो इस मैदानी भाग में हमें जो मिट्टी मिलने वाली है, इसी मिट्टी को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा जलोढ़। कौन सी है ये? जलोढ़। इसे ही क्या बोला जाता है? कांप, या इसे ही क्या बोलोगे आप? दोमट मृदा। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी निक्षेपित मिट्टी होती है। निक्षेपित का मतलब नदियों के द्वारा निक्षेपण से हुआ है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है मिट्टी। यह स्थानीय मिट्टी ना होकर स्थानांतरित मिट्टी होती है और निक्षेपण के कारण इसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी के अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और पोटास उचित मात्रा में पाया जाता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है और इस मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 40% भाग पर मिलता है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक जलोढ़ या कांप या दोमट मिट्टी का ही क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। इसके साथ में साथियों भारत में दो प्रकार की मिट्टियां और पाई जाती हैं। एक तो है लवणीय और क्षारीय मिट्टियां। लवणीय और क्षारीय मिट्टियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर मृदा में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, साथ में ही सर्वाधिक रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे स्थानों पर मिट्टियां कैसी पाई जाती है? लवणीय और क्षारीय मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, कैसी पाई जाती है? लवणीय और क्षारीय मिट्टी। तो ऐसे स्थानों पर साथियों किस प्रकार की मिट्टियां देखने को मिल जाती है? लवणीय और क्षारीय। इन मिट्टियों का जो निर्माण होता है वो सर्वाधिक सिंचाई और रासायनिक खादों का उपयोग किए जाने वाले स्थानों पर केसी तत्व के कारण, किसके कारण? केसी तत्व की प्रक्रिया से इन मिट्टियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यह मिट्टियां भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रही है, जहां पर अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी के आंतरिक भागों में उपस्थित लवण घुलकर ऊपर आ रहे हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? केशिकत्व। और इस प्रकार मिट्टी के ऊपरी भाग में नमक की परत जमा हो जाती है और मिट्टियां धीरे धीरे लवणीय और क्षारीय हो रही है। तो ये समस्या सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, जहाँ सर्वाधिक सिंचाई और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये मिट्टियाँ उन स्थानों पर देखने को मिली है जहाँ पर हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है।
ठीक है। इसके बाद में एक मिलती है पीटमयी मिट्टियाँ। पीटमयी मिट्टियाँ साथियों ये जलमग्न मिट्टियाँ हैं। कैसी है ये? जलमग्न मृदा होती है जो हमेशा दलदली क्षेत्रों के रूप में दलदलों में पाई जाती है, इसलिए इसे दलदली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलदली मृदा भी इसे कहा जाता है। तो ये थी भारत की मिट्टियाँ। आज के लिए इतना ही। बाकी कल साथियों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।